कभी कभी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो आपकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। एक पल में सब कुछ बदल जाता है और जो भरोसा आपने सालों में बनाया होता है वो मिनटों में टूट जाता है। मेरा नाम सीमा है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और दर्दनाक दिन था जब मैंने अपनी बहू से मिलने का फ़ैसला लिया। लेकिन जब मैंने उसके घर के बाहर अपने पति की कार देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। आज मैं आपको बताऊंगी कि उस दिन क्या हुआ था और उसके बाद मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश। मैं हर दिन बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी सच्ची और दिल छूने वाली कहानियाँ लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो कृपया नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरा साथ दें और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो एक लाइक और कमेंट आपका प्यार दिखाने का सबसे खूबसूरत तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। वो सुबह एक सामान्य सुबह की तरह ही शुरू हुई थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी कि बगीचे में फूल कितने खिल गए हैं। मेरे पति राजेश ऑफिस से जाने की तैयारी कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि आज का दिन कैसे बीतेगा। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि मुझे अपनी बहू प्रिया से मिलना चाहिए। प्रिया मेरे बेटे अमित की पत्नी है और वो शादी करके अलग रहने लगे थे क्योंकि अमित की नौकरी दूसरे शहर में लग गई थी। शुरू में तो हम सब साथ रहते थे, लेकिन फिर अमित को प्रमोशन मिला और उसने अपना अलग घर ले लिया। मैं समझती थी कि वो उनकी प्राइवेसी के लिए ज़रूरी था और मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे लग रहा था कि प्रिया से मेरी बातचीत कम हो गई है। फ़ोन पर बात करती हूँ तो वो जल्दी में रहती है और जब भी मिलने की बात करती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बना देती है। मैंने सोचा कि शायद वो अपनी नई ज़िंदगी में व्यस्त है और मुझे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने कभी ज़्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन एक माँ का दिल होता है ना दोस्तों, वो हमेशा अपने बच्चों की चिंता करता रहता है, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। उस दिन सुबह मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्रिया के घर चली जाऊँ, बिना बताए सरप्राइज़ विजिट कर लूँ। मैंने सोचा कि शायद वो खुश हो जाएगी और हम दोनों थोड़ा समय साथ बिता सकेंगे। मैंने अपने मन में योजना बनाई कि मैं उसके लिए कुछ खाना बनाकर ले जाऊँगी और उसके साथ दोपहर का खाना खाऊंगी। मुझे याद था कि प्रिया को गाजर का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके लिए हलवा बनाऊंगी। मैंने राजेश को चाय दी और उनसे कहा कि आज मैं प्रिया के घर जा रही हूँ। राजेश ने अखबार से ऊपर से नज़र उठाई और बोली कि ठीक है, लेकिन तुमने प्रिया को बताया है क्या? मैंने हंसते हुए कहा कि नहीं, मैं सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। राजेश ने कुछ सोचा, फिर बोले कि देखो सीमा, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अपनी स्पेस चाहिए होती है, इसलिए अचानक जाने से पहले एक बार फ़ोन कर लेना बेहतर होगा। मैंने उनकी बात को हल्के में लिया और कहा कि अरे, मैं उसकी सास हूँ, अपने बेटे के घर जा रही हूँ, कोई पराया घर तो रही है, और प्रिया भी तो मेरी बेटी जैसी है, वो खुश होगी। राजेश ने कंधे उचकाए और बोले कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो अपने अखबार में व्यस्त हो गए। मैंने रसोई में जाकर गाजर का हलवा बनाना शुरू किया। गाजर काटते हुए मुझे प्रिया की शादी की याद आ रही थी। कितनी सुंदर लग रही थी वो लाल लहंगे में, और अमित कितना खुश था अपनी दुल्हन को देखकर। मुझे लगा था कि मेरे घर में अब एक बेटी आ गई है जो मेरा साथ देगी और मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी। शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे रहे। प्रिया घर का सारा काम मेरे साथ मिलकर करती थी और हम दोनों साथ बैठकर बातें करते थे। वो मुझे अपने मायके की बातें बताती थी और मैं उसे अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ बदलने लगा। प्रिया ज़्यादा अपने कमरे में रहने लगी और मुझसे बातचीत कम हो गई। मैंने सोचा कि शायद ये नई बहुओं के साथ होता है, वो थोड़ा समय लेती हैं एडजस्ट होने में, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा।
लेकिन आज सोचती हूँ तो लगता है कि शायद तभी से कुछ गड़बड़ शुरू हो गई थी और मैं उसे समझ नहीं पाई। दोपहर के करीब 12 बजे मैं तैयार होकर निकली। मैंने एक सुंदर सी साड़ी पहनी और हलवा एक डिब्बे में पैक करके अपने बैग में रख लिया। मैंने ड्राइवर को बुलाया और उससे कहा कि मुझे अमित के घर छोड़ दो। गाड़ी में बैठते हुए मैं बहुत खुश थी और सोच रही थी कि प्रिया मुझे देखकर कितनी खुश होगी। रास्ते भर खिड़की से बाहर देखती रही और सोचती रही हम दोनों क्या क्या बातें करेंगे। अमित का घर शहर से दूसरी छोर पर था, इसलिए पहुंचने में करीब 40 मिनट लग गए। जब हम उनकी सोसाइटी के पास पहुंचे तो मैंने ड्राइवर से कहा कि गेट के पास गाड़ी रोक दो, मैं यहीं से पैदल चली जाऊंगी। ड्राइवर ने पूछा कि मैडम मैं अंदर तक नहीं ले चलूँ क्या? मैंने कहा कि नहीं, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। गाड़ी से उतरकर मैं सोसाइटी के गेट की तरफ बढ़ी और मन ही मन सोच रही थी कि प्रिया का चेहरा देखने लायक होगा जब वो दरवाज़ा खुलकर मुझे देखेगी। सोसाइटी के अंदर घुसते ही मुझे अमित का फ्लैट दिखने लगा। वो ग्राउंड फ्लोर पर था और बहुत सुंदर था। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रही थी कि अचानक मेरी नज़र पार्किंग में खड़ी एक कार पर गई। मेरे कदम अपने आप रुक गए क्योंकि वो कार मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। मैं करीब गई और देखा कि मेरा दिल धक से रह गया। वो मेरे पति राजेश की कार थी, उसी नंबर प्लेट के साथ जो मुझे रोज़ दिखती थी। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि राजेश की कार यहाँ क्या कर रही। उन्होंने तो सुबह कहा था कि वो ऑफिस जा रहे हैं, तो फिर उनकी गाड़ी यहाँ कैसे है? मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे और मैं वहीं खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या राजेश भी अमित से मिलने आए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद वो अचानक कोई ज़रूरी काम से आए होंगे या फिर अमित से कुछ ज़रूरी बात करनी होगी। मैं थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन मैंने मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ तो गड़बड़ था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि क्या मुझे दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर राजेश अंदर हैं तो मैं सरप्राइज़ तो नहीं दे पाऊँगी। मैं असमंजस में खड़ी थी कि तभी मेरी नज़र फ्लैट की खिड़की पर गई तो थोड़ी सी खुली हुई थी। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन कुछ मुझे उस खिड़की की तरफ खींच रहा था, जैसे कोई आवाज़ मुझे बुला रही हो। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे उस खिड़की के पास पहुंची और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सुनने वाली हूँ। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की और मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो प्रिया की आवाज़ थी और वो बहुत खुश लग रही थी। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद राजेश अमित और प्रिया से बात कर रहे होंगे, लेकिन तभी मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी जो राजेश की थी और वो कह रहे थे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। मैं चौंक गई क्योंकि राजेश का लहजा कुछ अलग था, जैसे वो किसी से बहुत प्यार से बात कर रहे हो। मैंने सोचा कि शायद वो अमित से बात कर रहे होंगे, लेकिन फिर मुझे प्रिया की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी कि आप भी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी और मुझे लगा कि मैं कुछ गलत सुन रही हूँ। मैंने फिर से कान लगाया और इस बार जो मैंने सुना वो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। राजेश कह रहे थे कि तुम्हें पता है सीमा को शक भी नहीं हुआ है कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो तो इतनी भोली है कि उसे कभी कुछ समझ ही नहीं आता। प्रिया हंसी और बोली कि हाँ, वो तो बस अपनी रसोई और पूजा में व्यस्त रहती हैं, उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं। राजेश ने कहा कि अच्छा ही है, वरना अगर उसे पता चल गया तो बहुत बवाल हो जाएगा। प्रिया ने कहा कि मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि अगर अमित को पता चल जाए तो। राजेश ने कहा अमित को कुछ नहीं पता चलेगा, वो तो अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहता है कि उसे घर की कोई चिंता ही नहीं रहती। दोनों फिर से हंसने लगे और मैं वहीं खिड़की के पास पत्थर की तरह खड़ी रह गई। मेरे हाथ से बैग गिर गया और हलवे का डिब्बा नीचे गिरकर खुल गया, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे कानों में बस वो आवाज़ें गूंज रही थी जो मैंने अभी अभी सुनी थी।
मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो मैंने सुना वो सच है या मेरा वहम है। मैं वहीं दीवार से सटी खड़ी रही और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया क्योंकि मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन फिर भी आवाज़ें आती रहीं। प्रिया कह रही थी कि मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, आप अमित से कितने बेहतर हैं। राजेश ने कहा कि अमित अभी बच्चा है, वो क्या जाने एक औरत को कैसे खुश रखा जाता है। मुझे लगा कि मेरा दिल बाहर निकल आएगा और मैं वहीं गिर जाऊंगी। मैंने दीवार का सहारा लिया, खुद को संभाला। मैं नहीं जानती कितनी देर मैं वहाँ खड़ी रही, लेकिन हर गुजरता पल मेरे लिए सदियों जैसा था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी राजेश के साथ बिताई थी, उनके लिए हर सुख दुख में साथ दिया था, अपने सपने उनके सपनों में मिला दिए थे। और आज वही राजेश मेरी बहू के साथ यहाँ बैठकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। प्रिया, जिसे मैंने अपनी बेटी समझा, वो मेरे पति के साथ मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी। मैंने फिर से अंदर की आवाज़ें सुनी और इस बार राजेश कह रहे थे कि तुम्हें पता है, मैं सीमा से शादी करके बहुत पछताया हूँ। वो कभी मुझे समझ ही नहीं पाई कि मुझे क्या चाहिए, बस घर और बच्चों में लगी रही और मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। प्रिया ने कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि पुरानी पीढ़ी की औरतें बस घर के काम और बच्चों तक सीमित रह जाती हैं, वो अपने पति की भावनाओं को नहीं समझती। राजेश ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ इतना कंफर्टेबल फील करता हूँ। तुम मुझे समझती हो, मुझे सुनती हो और मेरी परवाह करती हो। प्रिया ने कहा कि मैं हमेशा आपकी परवाह करूँगी क्योंकि आप मेरे लिए बहुत खास हैं। ये सुनकर मेरे अंदर का कुछ टूट गया। मैंने 30 साल राजेश के साथ बिताए थे, उनके हर मूड को समझा था, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा था, उनके लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी ताकि मैं घर और बच्चों को अच्छे से संभाल सकूं। और आज वही राजेश कह रहे थे कि मैंने उन्हें कभी समझा ही नहीं। मैं वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरी आँखों के सामने मेरी पूरी ज़िंदगी घूम रही थी। मुझे याद आया कि जब मैंने राजेश से शादी की थी तो मैं कितनी खुश थी। मुझे लगा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का साथी पा लिया है जो हमेशा मेरा साथ देगा। शुरू के कुछ साल तो बहुत अच्छे रहे। राजेश मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं उनके लिए सब कुछ करती थी। जब अमित पैदा हुआ तो हम दोनों कितने खुश थे। राजेश ने कहा था कि अब हमारा परिवार पूरा हो गया है और हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, राजेश बदलने लगे। उन्होंने अपना ज़्यादा समय ऑफिस में बिताना शुरू कर दिया और घर पर कम आने लगे। मैंने सोचा कि शायद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, इसलिए वो व्यस्त रहते हैं। मैंने कभी शक नहीं किया कि उनके मन में कुछ और चल रहा है। मैं तो बस यही सोचती थी कि मैं एक अच्छी पत्नी बनूं और अपने पति और बच्चों का ख्याल रखूं। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। मैं अपनी ज़िंदगी किसी और के लिए जी रही थी और उस किसी और को मेरी कोई परवाह नहीं थी। राजेश ने मुझे कभी इज्जत नहीं दी, कभी मेरी कदर नहीं की और आज वो मेरी बहू के साथ मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। मुझे प्रिया पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मेरे बेटे की पत्नी थी, मेरे घर की बहू थी और वो मेरे पति के साथ ये सब कर रही है। उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई, ज़रा सा भी पछतावा नहीं हुआ। मैंने उसे अपनी बेटी समझा था और उसने मेरे साथ ये किया। मैं नहीं जानती कि अमित को ये सब पता है या नहीं, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो वो टूट जाएगा। मेरा बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और अगर उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी उसके पिता के साथ ऐसा कर रही है तो वो बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा इस सच को जाने, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। मैंने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। मैंने सोचा कि मुझे अंदर जाना चाहिए और दोनों को आड़े हाथों लेना चाहिए। मुझे उनसे पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है और उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं अभी अंदर गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा
और पूरे परिवार में तूफान आ जाएगा। अमित का रिश्ता टूट जाएगा और सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इतनी बड़ी तबाही नहीं मचाना चाहती थी। मैंने सोचा कि मुझे इस पर ठंडे दिमाग से सोचना होगा और फिर फैसला लेना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं वहीं खड़ी रही और अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनती रही। हर आवाज़ मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी, लेकिन मैं खुद को संभाल रही थी क्योंकि मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना था। प्रिया आप कह रही थी कि मुझे डर लगता है कि सीमा को कभी पता चल गया तो क्या होगा। राजेश ने हंसते हुए कहा कि सीमा को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। वो तो इतनी सीधी सादी है कि उसे कभी शक भी नहीं होगा। हम बस थोड़ा सावधान रहें, बाकी सब ठीक है। प्रिया ने कहा कि फिर भी मुझे अमित का डर लगता है। वो अगर जान गया तो बहुत गुस्सा होगा। राजेश ने कहा कि अमित को कुछ नहीं पता चलेगा और अगर पता भी चल गया तो हम संभाल लेंगे। अभी तो बस एक दूसरे का साथ एंजॉय करो। मुझे सुनकर लग रहा था कि वो दोनों कितनी बेशर्म हैं। इन्हें जरा भी गिल्ट नहीं है, जरा भी पछतावा नहीं है कि क्या कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कब से ये सब चल रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ दिख रहा था। राजेश की देर से घर आना, उनका हमेशा फ़ोन पर लगे रहना, उनका अमित के घर बार बार जाना, सब कुछ अब मायने रखने लगा था। मैं इतनी अंधी कैसे रह गई कि मुझे कुछ दिखा ही नहीं। मैंने फिर से अपने आंसू पोंछे और अपने बैग को उठाया। ज़मीन पर बिखरा हुआ हलवा देखकर मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई। मैं यहाँ अपनी बहू के लिए हलवा लेकर आई थी और वो मेरे पति के साथ अंदर बैठी मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने हलवे के डिब्बे को वापस बैग में रखा और धीरे से वहाँ से चलने लगी। मेरे कदम भारी हो रहे थे और मन कर रहा था कि मैं वापस जाऊँ और दरवाज़ा पीट पीट कर खोलूँ, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गई और सोसाइटी के बाहर आ गई। ड्राइवर गाड़ी में बैठा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे देखा तो पूछा कि मैडम सब ठीक है, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी में बैठ गई। उसने फिर पूछा कि घर चलें। मैंने हाँ में सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। रास्ते भर मैं कुछ नहीं बोली, बस आंसू बहाती रही और सोचती रही कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। घर पहुंचकर मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बिस्तर पर लेट गई और रोने लगी। मैं जितना रोना चाहती थी उतना रो नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर का दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी कम पड़ रहे थे। मैं नहीं जानती कितनी देर रोई, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। जब मैं उठी तो शाम हो चुकी थी और कमरे में अंधेरा हो गया था। मैंने लाइट जलाई और देखा तो मेरी आंखें सूज गई थी और मेरा लाल चेहरा हो गया था। मैं बाथरूम में गई, मुंह धोया। आईने में अपनी शक्ल देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं बूढ़ी हो गई थी, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी। मैंने अपनी पूरी जवानी राजेश और अपने परिवार को लिए दे दी थी और आज मुझे इसका क्या सिला मिला, धोखा और अपमान। मैं कमरे से बाहर आई तो नौकरानी ने पूछा कि मैडम खाना लगा दूं। मैंने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है। उसने पूछा कि आप ठीक तो हैं, आप बहुत परेशान लग रही हैं। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। वो चली गई और मैं सोफे पर बैठ गई। मैं सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे राजेश से इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं? क्या मुझे अमित को बताना चाहिए कि उसकी पत्नी उसके साथ धोखा कर रही है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। मैं बस इतना जानती थी कि मैं अब पहले जैसी नहीं रह सकती। मैं अब चुप नहीं रह सकती और सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। करीब 9 बजे राजेश घर आए। उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि सीमा तुम ठीक हो? मुझे देखकर लगता है कि तुम बीमार हो। मैंने उनकी तरफ देखा। मन में आया कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूं कि मैं आज क्या देख कर आई हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। राजेश ने कहा कि तो दवाई ले लो और आराम करो। मैंने कुछ नहीं कहा और वो फ्रेश होने चले गए। मैं उन्हें देखती रही और सोच रही थी कि वो वही इंसान है जिन्होंने आज दोपहर प्रिया के साथ बैठकर मेरे बारे में इतनी बुरी बातें कही थी।
ये वही इंसान है जिन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरा साथ देंगे। ये वही इंसान है जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी समझा था, लेकिन आज मुझे पता चला ये सब झूठ था, सब नाटक था। राजेश ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, या फिर उनका प्यार कब खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। रात को खाने की मेज़ पर बैठे हुए मैं राजेश को देख रही थी। वो बहुत नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो खाना खा रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आज आपका ऑफिस कैसा रहा? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बहुत व्यस्त रहा, आज बहुत मीटिंग्स थी। मैंने पूछा, तुम कहीं और तो नहीं गई? उन्होंने कहा, नहीं तो मैं कहाँ जाता, पूरा दिन ऑफिस में ही था। मैंने कहा कि अमित के घर तो नहीं गए? राजेश ने अखबार नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। उन्होंने पूछा कि मैं अमित के घर क्यों जाऊंगा, मुझे वहाँ क्या काम था? मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, बस यूं ही पूछ रही थी, मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे मिलने गए थे। राजेश ने कहा कि नहीं, मैं नहीं गया, और वापस अपने खाने में लग गए। मैं समझ गई कि वो झूठ बोल रहे थे। उनकी आंखों में वो सच्चाई नहीं थी जो पहले होती थी। वो मुझसे नज़रें मिला नहीं पा रहे थे और मुझे लग रहा था कि वो घबरा रहे हैं। मैंने उस रात नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर लेटी रही और छत को देखती रही। राजेश मेरे बगल में सो रहे थे और खर्राटे ले रहे थे, जैसे उन्हें कोई परेशानी ही नहीं है। मुझे अजीब लग रहा था कि एक तरफ मैं इतनी परेशान हूँ और दूसरी तरफ राजेश को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे सच में अमित को बताना चाहिए कि उसकी पत्नी और उसके पिता के बीच क्या चल रहा है। फिर मुझे लगा कि अगर मैंने अमित को बताया तो वो तो टूट जाएगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने बेटे को इतना दर्द नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि राजेश और प्रिया खुशी खुशी अपना खेल खेलते रहें और मुझे बेवकूफ़ बनाते रहें। मुझे कुछ करना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगली सुबह मैं जल्दी उठी और रसोई में चली गई। मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने तय किया कि मैं अभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं पहले राजेश और प्रिया पर नज़र रखूंगी और देखूंगी वो क्या कर रहे हैं। मुझे पूरी सच्चाई जाननी है कि ये सब कब से चल रहा है और कितना गहरा है। मैंने सोचा कि मैं प्रिया को फ़ोन करूंगी और सबसे बात करूंगी, देखूंगी कि वो कैसे रिएक्ट करती है। मैंने फ़ोन उठाया और प्रिया को कॉल किया। उसने तीसरी रिंग में फ़ोन उठाया और बोली कि हेलो मम्मी जी, कैसी हैं आप? मैंने कहा, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ, आप अचानक कैसे याद किया? मैंने कहा, बस यूँ ही तुम्हारी याद आ गई, सोचा बात कर लूँ। प्रिया ने कहा, बहुत अच्छा किया, आपने फ़ोन करके मुझे भी आपसे बात करनी थी। मैंने पूछा, सब ठीक तो है तुम्हारे यहाँ? उसने कहा, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा व्यस्त रहती हूँ, इसलिए समय नहीं मिल पाता। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। वैसे अमित कैसा है? प्रिया ने कहा कि वो भी ठीक है, बस अपने काम में लगे रहते हैं। मैंने प्रिया से बात करते हुए महसूस किया कि उसकी आवाज़ में कोई गिल्ट नहीं है। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई आता जाता है? प्रिया ने थोड़ा रुककर कहा, नहीं तो मम्मी जी, यहाँ कौन आएगा, बस कभी कभार कोई दोस्त आ जाता है। मैंने कहा, अच्छा, और राजेश आते हैं कभी? प्रिया ने घबराते हुए कहा कि पापा जी नहीं आए तो वो क्यों आएंगे, उन्हें तो ऑफिस में बहुत काम रहता है। मैंने उसकी आवाज़ में घबराहट महसूस की और मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बस यूँ ही पूछ रही थी, वैसे मैं सोच रही थी कि तुमसे मिलने आऊँ। प्रिया ने जल्दी से कहा कि नहीं मम्मी जी, अभी मत आइए, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, कुछ दिनों बाद आइएगा। मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और फ़ोन काट दिया। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि प्रिया कुछ छुपा रही है और राजेश से उसका कुछ पता चल रहा है। मैंने अगले कुछ दिन राजेश पर बहुत गौर से नज़र रखी। मैंने देखा कि वो रोज़ सुबह ऑफिस जाते थे, लेकिन शाम को देर से घर आते थे। जब मैं पूछती कि इतनी देर कैसे हो गई, तो वो कहते कि ऑफिस में बहुत काम था या फिर क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रहे हैं।
एक दिन मैंने उनका फ़ोन चेक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पासवर्ड लगा रखा था। पहले कभी उनके फ़ोन में पासवर्ड नहीं होता था, लेकिन अब था। यह भी एक संकेत था कि वो कुछ छुपा रहे हैं। मैंने सोचा कि मुझे किसी तरह उनका फ़ोन देखना होगा, लेकिन वो हमेशा अपना फ़ोन अपने पास ही रखते हैं। एक दिन वो नहाने गए और फ़ोन बाहर छोड़ गए। मैंने मौका देखा और फ़ोन उठा लिया। मैंने कई बार पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं खुला। मुझे डर लग रहा था कि कहीं राजेश ना आ जाए, इसलिए मैंने फ़ोन वापस रख दिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं जानती थी कि मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। मैंने अपनी एक पुरानी सहेली रेखा को फ़ोन किया। रेखा मेरी बचपन की दोस्त थी और हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने उसे सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रेखा ने सुनकर कहा, सीमा, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तो मैं तुरंत राजेश से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे शुरुआत करूँ। रेखा ने कहा, मैं तुम्हें पहले पूरे सबूत इकट्ठे करने चाहिए, फिर उनके सामने रखने चाहिए, वरना वो सब कुछ झुठला देंगे। मैंने कहा कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं सबूत कैसे इकट्ठे करूँ? रेखा ने कहा कि तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद ले सकती हो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ पता कर देगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे किसी बाहर वाले को अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताना। रेखा ने कहा कि तो फिर तुम खुद ही राजेश के पीछे जाओ और देखो कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया है, और मैंने तय किया कि मैं अगले दिन राजेश के पीछे जाऊंगी और देखूंगी कि वो कहाँ जा रहे हैं। अगले दिन सुबह राजेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए और घर से निकल गए। मैंने जल्दी से एक ऑटो पकड़ा और उनके पीछे लग पड़ी। राजेश अपनी कार में जा रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे आ रही थी। मैंने ऑटो वाले से कहा कि उस कार के पीछे चलो, लेकिन दूर से ऑटो वाले ने अजीब तरह से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राजेश की कार शहर से बाहर की तरफ जा रही थी और मैं सोच रही थी कि वो कहाँ जा रहे हैं। करीब आधे घंटे बाद उनकी कार एक सोसाइटी के बाहर रुकी। मैंने देखा तो वो अमित और प्रिया की सोसाइटी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं समझ गई कि राजेश यहाँ प्रिया से मिलने आए हैं। मैंने ऑटो वाले को कहा कि यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं ऑटो से उतर गई और सोसाइटी के अंदर चली गई। राजेश की कार पार्किंग में खड़ी थी और मैं उसके पास से गुजरी। मैं अमित के फ्लैट की तरफ बढ़ी और दूर से देखा तो राजेश दरवाजे पर खड़े थे। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और राजेश अंदर चले गए। मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या यहीं इंतज़ार करना चाहिए? मैंने तय किया कि मैं फिर से खिड़की के पास जाऊंगी और सुनूंगी कि वो क्या बात कर रहे हैं। मैं धीरे से खिड़की के पास पहुंची और कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से आवाज़ें आ रही थीं और राजेश कह रहे थे कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रिया हंसी और बोली कि आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। राजेश ने कहा कि मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा मुश्किल हो रहा है। प्रिया ने कहा कि मुझे भी आपके बिना बहुत मुश्किल होती है। मैं ये सुनकर रो पड़ी, लेकिन मेरी ने अपनी आवाज़ दबा ली। मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग मुझे सुन लें। मैं वहीं खड़ी रही कि और सुनती रही कि वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। राजेश ने कहा कि मुझे सीमा पर बहुत गुस्सा आता है, वो हमेशा मुझे बांध कर रखना चाहती है। प्रिया ने कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। राजेश ने कहा कि मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। ये सुनकर मेरे अंदर का कुछ टूट गया। राजेश ने प्रिया से कहा कि वो उससे प्यार करते हैं। मेरे पति ने मेरी बहू से कहा कि वो उससे प्यार करते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सच है। मैं वहाँ से चली आई और ऑटो में बैठ गई। मैंने ऑटो वाले से कहा कि घर चलो। रास्ते भर मैं चुप रही और सोचती रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पूरे सबूत मिल गए थे कि राजेश और प्रिया के बीच कुछ चल रहा है। अब मुझे फैसला लेना था कि मैं इस बारे में क्या करूँगी। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि मेरे पास क्या ऑप्शन है। मैं राजेश से तलाक ले सकती थी, मैं अमित को सब कुछ बता सकती थी, मैं प्रिया को अपने घर से निकाल सकती थी,
लेकिन हर ऑप्शन में कोई ना कोई दिक्कत थी। अगर मैंने तलाक लिया तो लोग क्या कहेंगे, समाज में मेरी इज्जत चली जाएगी। अगर मैंने अमित को बताया तो उसकी शादी टूट जाएगी और वो बर्बाद हो जाएगा। अगर मैंने प्रिया को निकाला तो भी स्कैंडल हो जाएगा और पूरे परिवार की बदनामी हुई। मैं इसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। मैंने रेखा को फिर से फ़ोन किया और सब कुछ बताया। रेखा ने कहा कि सीमा, अब तुम्हें फैसला लेना चाहिए, तुम ऐसे नहीं रह सकती। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। रेखा ने कहा कि तुम्हें राजेश से बात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ पता है। मैंने कहा कि अगर मैंने बात की तो वो सब झुठला देंगे। रेखा ने कहा कि तुम उन्हें सबूत दिखाओ। मैंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बस मैंने उन्हें देखा है और उनकी बातें सुनी। रेखा ने कहा कि तो तुम्हें किसी तरह सबूत जुटाने होंगे। तुम उनकी फ़ोटो ले सकती हो या फिर उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर सकती हो। मैंने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया है और मैंने तय किया कि अगली बार जब राजेश प्रिया के घर जाएंगे तो मैं उनकी फ़ोटो लूँगी और उनकी बातें रिकॉर्ड करूँगी। अगले कुछ दिन मैं राजेश पर नज़र रखती रही और इंतज़ार करती रही कि वो फिर से प्रिया के घर कब जाएंगे। एक दिन सुबह राजेश ने कहा कि उन्हें एक ज़रूरी मीटिंग है और वो देर से आएंगे। मुझे शक हुआ कि वो फिर से प्रिया के पास जा रहे हैं, इसलिए मैंने तैयारी कर ली। राजेश के जाने के बाद मैंने जल्दी से एक ऑटो पकड़ा और उनके पीछे चल पड़ी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। राजेश सीधे प्रिया की सोसाइटी में पहुंचे। मैंने ऑटो वाले को दूर रुकने के लिए कहा और खुद सोसाइटी के अंदर चली गई। मैंने अपने फ़ोन को रिकॉर्डिंग मोड पर कर लिया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। मैंने उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। राजेश और प्रिया बहुत खुलकर बातें कर रहे थे और मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने सीमा के बारे में बहुत बुरी बातें की और मैंने सब कुछ अपने फ़ोन में कैद कर लिया। करीब आधे घंटे बाद मैं वहाँ से चली आई और घर वापस आ गई। घर पहुँचकर मैंने रिकॉर्डिंग सुनी और मेरा दिल फिर से टूट गया। राजेश और प्रिया की बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन अब मेरे पास सबूत था। मैं अब राजेश से बातें कर सकती थी, उन्हें दिखा सकती थी कि मुझे सब पता है। मैंने सोचा कि मैं आज रात जब राजेश घर आएंगे तो उनसे बात करूँगी। शाम को राजेश घर आए और बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि आज उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैंने उनसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राजेश ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। मैंने कहा कि बैठ जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। राजेश थोड़ा हैरान हुए, लेकिन सोफे पर बैठ गए। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि मुझे तुम्हारे और प्रिया के बारे में सब पता है। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने पूछा कि तुम क्या कह रही हो सीमा। मैंने कहा कि मैं वो कह रही हूँ जो सच है। मुझे पता है कि तुम और प्रिया के बीच कुछ चल रहा है। और राजेश ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग चलाई। राजेश ने जब अपनी और प्रिया की आवाज़ सुनी तो वो सन्न रह गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखते रहे। मैंने रिकॉर्डिंग बंद की और उनसे पूछा कि अब क्या कहोगे। राजेश ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा कि सीमा, ये जो तुमने सुना है वो ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैंने कहा कि तो फिर कैसा है। राजेश ने कहा, प्रिया और मैं बस दोस्त हैं और वो मुझसे अपनी परेशानियाँ शेयर करती है। मैंने कहा कि झूठ मत बोलो राजेश, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुमने कहा था कि तुम प्रिया से प्यार करती हो। राजेश ने कहा, वो मैंने यूं ही कह दिया था। मैंने कहा, यूं ही कह दिया था? तुमने मेरे बारे में इतनी बुरी बात की हैं, ये भी यूं ही कह दी थी। राजेश ये सब कुछ बोल पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने राजेश से कहा कि तुमसे 30 साल से शादीशुदा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, अपने सपने छोड़ दिए, अपनी नौकरी छोड़ दी, सब कुछ तुम्हारे लिए और इस घर के लिए किया। तुमने मेरे साथ ये किया। राजेश ने कहा कि सीमा, मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा कि गलती? ये गलती नहीं है राजेश, ये धोखा है।
तुमने मुझे धोखा दिया, और वो भी मेरी बहू के साथ। राजेश ने कहा, मुझे नहीं पता कैसे ये सब हो गया। प्रिया बहुत अच्छी है और वो मुझे समझती है। मैंने कहा, और मैं? क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा? राजेश ने कहा कि तुमने मुझे समझा, लेकिन प्रिया अलग है। मैंने कहा कि हाँ, प्रिया अलग है, क्योंकि वो तुम्हारे बेटे की पत्नी है। राजेश को अब कुछ नहीं सूझ रहा था और वो बस चुप बैठे रहे। मैंने राजेश से पूछा कि अब तुम क्या करोगे? राजेश ने कहा कि मैं प्रिया से बात करूँगा और उसे समझाऊँगा कि हमें ये सब बंद करना होगा। मैंने कहा कि और अमित, उसका क्या होगा? राजेश ने कहा, अमित को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि उसे पता होना चाहिए उसकी पत्नी और उसके पिता क्या कर रहे हैं। राजेश ने घबराते हुए कहा कि नहीं सीमा, प्लीज़ अमित को मत बताना, वो टूट जाएगा। मैंने कहा कि तो क्या मैं ये सब बर्दाश्त करती रहूँ? राजेश ने कहा कि नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं प्रिया से दूर रहूँगा और ये सब बंद कर दूँगा। मैंने उनकी तरफ देखा और सोचा कि क्या मुझे उन पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि राजेश झूठ बोल रहे हैं। उनकी आंखों में वो सच्चाई नहीं थी। मैंने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है राजेश, तुमने एक बार मुझे धोखा दिया है और तुम फिर से दे सकते हो। उस रात बहुत लंबी बहस हुई। राजेश मुझसे माफ़ी मांगते रहे और मैं उन्हें सुनती रही, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं अब पहली वाली सीमा नहीं रही थी, जो चुपचाप सब कुछ सुन लेती थी और बर्दाश्त कर लेती थी। मैं अब एक ऐसी औरत बन गई थी जो अपने हक के लिए लड़ सकती थी। मैंने राजेश से कहा कि मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, मुझे तुम्हारा एक्शन चाहिए। अगर तुम सच में ये सब बंद करना चाहते हो तो मुझे दिखाओ। राजेश ने कहा, मैं दिखाऊंगा, तुम बस मुझे एक मौका दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और अमित को सब कुछ बता दूँगी। राजेश ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चले गए। मैं वहीं सोफे पर बैठी रही और सोचती रही कि क्या मैंने ये सही फैसला लिया। अगले कुछ दिन बहुत अजीब रहे। राजेश और मैं एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। घर में एक अजीब सा माहौल हो गया था। राजेश समय पर ऑफिस जाते थे और समय पर घर आते थे। उन्होंने प्रिया के घर जाना बंद कर दिया था, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं अब भी उन पर पूरा विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं हमेशा सोचती रही कि कहीं वो मुझसे और भी धोखा तो नहीं दे रहे हैं। एक दिन अमित ने फ़ोन किया, कहा कि अम्मा, मैं इस हफ्ते की आखिर में घर आ रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैं खुश हो गई कि मेरा बेटा आ रहा है, लेकिन मैं घबरा भी गई कि अगर अमित को कुछ पता चल गया तो क्या होगा। मैंने अमित से पूछा, क्या प्रिया भी आ रही? अमित ने कहा कि नहीं, वो नहीं आ रही, उसे कुछ काम है। मुझे राहत मिली कि प्रिया नहीं आ रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो अब मेरे सामने आए। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे देखकर कैसे रिएक्ट करूँगी। अमित जब घर आया तो मैं बहुत खुश थी। मैंने उसके लिए उसका पसंद का खाना बनाया। हम सब साथ बैठकर खाना खाए। राजेश बहुत नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मैं देख सकती थी कि वो अंदर से घबराए हुए थे। खाने के बाद अमित ने मुझसे पूछा कि अम्मा, आप ठीक तो हो? आप थोड़ी परेशान लग रही है। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। अमित ने कहा कि आप ज़्यादा काम मत किया करो और आराम करो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और सोचने लगी कि क्या मुझे अमित को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं। मैं पहले देखूंगी राजेश अपने वादे पर कायम रहते हैं या नहीं। अगर वो फिर से गलती करेंगे तो मैं अमित को सब कुछ बता दूंगी। अमित कुछ दिन घर पर रहा और फिर वापस चला गया। उसके जाने के बाद घर फिर से वैसा ही हो गया। राजेश और मैं अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन हमारे बीच वो प्यार, वो विश्वास नहीं रहा जो पहले था। मैं अब राजेश को अपना पति नहीं बल्कि एक अजनबी की तरह देखने लगी थी। मुझे लगता था कि मैं उन्हें कभी जानती ही नहीं थी। एक दिन मैंने फिर से रेखा को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बताया। रेखा ने कहा, सीमा, तुम्हें अब फैसला लेना होगा।
कि तुम इस रिश्ते को जारी रखना चाहती हो या नहीं। मैंने कहा कि मैं नहीं जानती क्या करूं। एक तरफ 30 साल की शादी है और दूसरी तरफ मेरी इज्जत और खुददारी है। रेखा ने कहा कि तुम्हें अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। सीमा, अगर तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो तो इसे जारी रखने का क्या फ़ायदा। मैंने कहा कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे समाज का भी डर है। लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में तलाक ले रही हो। रेखा ने कहा कि समाज तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेगा ही, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है, समाज को नहीं। मैंने रेखा की बात पर बहुत सोचा। मुझे लगा कि वो सही कह रही है। मुझे अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि समाज के बारे में। लेकिन तलाक लेना इतना आसान नहीं था। मुझे अपने बेटे के बारे में भी सोचना था। अगर मैंने राजेश से तलाक लिया तो अमित पर क्या असर होगा। वो अपने पिता से नाराज़ हो जाएगा और हमारा परिवार टूट जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फैसले से मेरे बेटे की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़े। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अभी कुछ नहीं करूँगी। मैं बस इंतज़ार करूँगी और देखूँगी कि आगे क्या होता है। कुछ दिन और बीते और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। राजेश समय पर ऑफिस जा रहे थे और घर आ रहे थे। वो मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे और मेरा ख्याल भी रख रहे थे। मुझे लगा कि शायद उन्होंने सच में अपनी गलती मान ली थी और वो बदल गए। लेकिन मेरे अंदर अब भी एक शक था जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। एक दिन मैं बाजार गई थी, वहाँ से लौट रही थी कि मैंने एक कार देखी जो मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। मैंने गौर से देखा तो वो राजेश की कार थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने ड्राइवर से कहा कि उस कार के पीछे चलो। ड्राइवर ने अजीब तरह से मुझे देखा, लेकिन मेरे कहने पर उस कार के पीछे चलने लगा। राजेश की कार शहर के बाहर की तरफ जा रही थी और मैं समझ गई कि वो फिर से प्रिया के पास जा रही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं सोच रही थी कि राजेश ने मुझसे झूठ बोला था। उन्होंने वादा किया था कि वो प्रिया से दूर रहें, लेकिन वो फिर से उसके पास जा रहे हैं। मैंने तय किया कि आज मैं चुप नहीं रहूँगी। आज मैं राजेश और प्रिया दोनों को उनकी औकात बता दूँगी। राजेश की कार प्रिया की सोसाइटी में पहुँची और मैं भी वहाँ पहुँच गई। मैंने ड्राइवर से कहा कि यहीं रुको और मैं गाड़ी से उतर गई। मैं सीधे प्रिया के फ्लैट के दरवाजे पर पहुँची और ज़ोर से घंटी बजाई। कुछ देर बाद प्रिया ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए पूछा कि मम्मी जी, आप यहाँ कैसे। मैंने उसे धक्का देकर अंदर चली गई और देखा कि राजेश सोफे पर बैठे हैं। राजेश मुझे देखकर खड़े हो गए और बोले कि सीमा, तुम यहाँ कैसे। मैंने उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा कि मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती, ये तो मेरे बेटे का घर है। राजेश ने कहा, मैं बस यूं ही आया था प्रिया से मिलने। मैंने कहा कि झूठ मत बोलो राजेश, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम प्रिया से दूर रहो, लेकिन तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। प्रिया घबराई हुई खड़ी थी और कुछ नहीं बोल पा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि और तुम प्रिया, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने सास ससुर के साथ ऐसा करते हुए। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, तुम उसके पिता के साथ ये सब कर रही हो। प्रिया ने रोते हुए कहा कि मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा कि ये गलती नहीं प्रिया, ये पाप है। तुमने मेरे बेटे के साथ विश्वासघात किया है। राजेश ने कहा कि सीमा प्लीज़ शांत हो जाओ, हम बात करते हैं। मैंने कहा अब बात करने का वक्त नहीं रहा। राजेश, तुमने मेरे साथ जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मैं अमित को सब कुछ बता दूँगी। राजेश घबरा गए और बोले कि नहीं सीमा, प्लीज़ अमित को मत बताना। मैंने कहा कि मैं बताऊँगी क्योंकि उसे सच जानने का हक है। प्रिया रो रही थी और बार बार माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मुझे अब उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से निकल गई और सीधे घर आ गई। मैंने तुरंत अमित को फ़ोन किया और उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अमित। अमित ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, आप परेशान लग रही हैं। मैंने कहा कि मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती, तुम्हें यहाँ आना होगा। अमित ने कहा ठीक है, मैं कल आ जाता हूँ। अगले दिन अमित आया और उसने पूछा कि मैंने उसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया। मैंने उसे बैठाया और सब कुछ बताया। मैंने उसे राजेश और प्रिया के बारे में सब कुछ बता दिया। अमित पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब
मैंने उसे रिकॉर्डिंग सुनाई तो वो सन्न रह गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से से कांपने लगा। उसने कहा कि अम्मा, ये सच नहीं हो सकता, प्रिया ऐसी नहीं है। मैंने कहा कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अमित रोने लगा और कहने लगा, मैंने प्रिया पर इतना भरोसा किया था और उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने उसे गले लगाया और कहा कि बेटा, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें ये सब सुनना पड़ा, लेकिन तुम्हें सच जानना जरूरी था। अमित ने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि ये फैसला तुम्हें लेना है बेटा, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अमित कुछ देर चुप रहा और फिर उसने कहा कि मुझे प्रिया से बात करनी होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। अमित तुरंत उठा और प्रिया के घर चला गया। मैं घर पर बैठी इंतज़ार कर रही कि क्या होगा। कुछ घंटों बाद अमित वापस आया और उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि उसने बहुत रोया है। उसने मुझे बताया कि उसने प्रिया से बात की और प्रिया ने सब कुछ कबूल कर लिया। प्रिया ने कहा कि उसे राजेश से प्यार हो गया था, वो खुद को रोक नहीं पाई। अमित ने प्रिया से कहा कि वो तलाक चाहता है क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं रह सकता। प्रिया ने रोते हुए हाँ कह दिया। मुझे अमित के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे लगा कि उसने सही फैसला लिया। अमित को अब एक ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहिए जहाँ उसे धोखा दिया गया हो। राजेश अब घर आए तो अमित ने उनसे बहुत बुरी तरह से बात की। उसने उनसे कहा कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि अपने बेटे के साथ भी विश्वासघात किया है। राजेश ने माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन अमित ने उन्हें साफ माफ़ नहीं किया। अमित ने कहा कि वो जब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और वो अब अपनी अलग ज़िंदगी जिएगा। राजेश टूट गए और रोने लगे, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। जो हो चुका था वो हो चुका था। अमित कुछ दिन घर पर रहा और फिर वापस चला गया। उसने प्रिया से तलाक की कार्रवाई शुरू कर दी और कुछ महीनों में उनका तलाक हो गया। प्रिया ने अपना सामान उठाया और अपने मायके चली गई। अब घर में सिर्फ मैं और राजेश रह गए थे, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा था। हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे और अपने अपने कमरों में रहते थे। कुछ महीने ऐसे ही गुजरे और फिर एक दिन मैंने तय किया कि मुझे भी अब फैसला लेना होगा। मैं इस तरह नहीं रह सकती थी। मैंने राजेश से बात की और उनसे कहा कि मैं तलाक चाहती हूँ। राजेश ने कहा कि सीमा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा कि राजेश, तुमने जो किया है उसके बाद हम साथ नहीं रह सकते। तुमने मेरे साथ धोखा किया और मेरी इज्जत को चोट पहुंचाई। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राजेश ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना फैसला बदला नहीं। मैंने वकील से बात की और तलाक की कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ महीने लगे, लेकिन आखिरकार हमारा तलाक हो गया। मैंने घर छोड़ दिया और एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी। शुरुआत में बहुत मुश्किल था अकेले रहना, लेकिन धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो गई। अमित मेरा बहुत ख्याल रखता था, रोज़ मुझसे बात करता था। उसने एक अच्छी नौकरी पा ली और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने सही फैसला लिया। मैं अब खुश हूँ और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी रही हूँ। मुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता और किसी का धोखा नहीं खाना पड़ता। मैंने अपनी इज्जत को चुना और अपने लिए एक नई ज़िंदगी शुरू की। राजेश के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं कि वो अब कहाँ है और क्या कर रहे हैं। अमित ने बताया कि वो अकेले रह रहे हैं और बहुत पछता रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जो हो गया सो हो गया। प्रिया भी अपने मायके में है और उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन ये उसकी अपनी गलती का नतीजा है। अमित ने अब आगे बढ़ने का फैसला किया और वो एक अच्छी लड़की से मिला है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही शादी कर लेगा और खुश रहेगा। मेरी कहानी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने सीखा कि कभी कभी चुप रहना ज़रूरी होता है, लेकिन हमेशा चुप रहना सही नहीं। जब आपकी इज्जत पर बात आ जाए तो आपको बोलना चाहिए।
और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मैंने ये भी सीखा है कि रिश्ते भरोसे पर बने होते हैं और अगर भरोसा टूट जाए तो रिश्ता भी टूट जाता है। मैंने ये भी सीखा कि अपनी खुशी को किसी और के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीनी चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। आज मैं एक स्वतंत्र महिला हूँ और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी रही। मुझे अब किसी का डर नहीं है और मैं खुश हूँ। मेरे पास अपना एक छोटा सा घर है, कुछ अच्छे दोस्त हैं और सबसे ज़रूरी बात, मेरे पास अपनी इज्जत है जो मैंने बचा ली। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी सुनकर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपना आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। रिश्तों में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होता है और जब वो भरोसा टूट जाए तो उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करने से बेहतर है कि उसे छोड़ दिया जाए। कभी कभी अकेले रहना बेहतर होता है किसी के साथ दुखी रहने से। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें अपने लिए जीना सीखना चाहिए। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को भूल जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं। हमें अपनी खुशी का ख्याल रखना चाहिए और अपने लिए जीना चाहिए। मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँचने में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन मैं अब खुश हूँ कि मैंने वो फैसला लिया जो मेरे लिए सही था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी ऐसी ही कहानियाँ मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी। आप उसमें अपना योगदान दें, अपना सपोर्ट दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वंदे मातरम।